Dear student, नमस्कार. I hope that you will be fine. आप अच्छे होंगे और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार इस मुश्किल वक्त में स्वस्थ रहे, आपके परिवार पर किसी तरह का कोई संकट न आए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटे, आप अपना एक लक्ष्य तय करें, अपना एक टारगेट तय करें और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको एक टाइम टेबल मेंटेन करना है और आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैंने जीवन में कुछ बनना है, मैंने कुछ करके दिखाना है, इस समाज के अंदर मैंने एक अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित होना है और अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है कि ऐसे स्कूल में मैंने शिक्षा पाई है जिससे मेरे को इतने अच्छे संस्कार प्राप्त हुए हैं, मेरे इतने अच्छे माँ बाप हैं जिन्होंने मेरे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि मैं आज एक समाज में एक अच्छा नागरिक बना हूँ। तो इसके लिए बेटा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना, अपना एक टारगेट तय कीजिए, एक गोल तय कीजिए और उस गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत की आवश्यकता होती है। उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए कि मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ, मैं इसको प्राप्त करके रहूँगा। जब आपका कोई लक्ष्य होगा तो ही आप उस दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अपना कोई टारगेट या अपना गोल ही नहीं होता, वो चारों दिशाओं में भटकते रहते हैं, वो बच्चे कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आज आप उस मुकाम पर खड़े हुए हैं, आज आपको पता होना चाहिए कि मैंने जीवन में क्या बनना है, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। यदि जिस बच्चे ने अपना लक्ष्य ही अभी तक पता ही नहीं कि लक्ष्य टारगेट नहीं किया कि आपने क्या बनना है क्या नहीं बनना है, तो उस बच्चे का जीवन अंधकार में रहेगा। तो आज अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मैंने जीवन में क्या बनना है और उसी रास्ते पर आप चलिए। उसके लिए आपको कठिन मेहनत की आवश्यकता है। कठिन मेहनत ही मूल मंत्र है सफलता का। इसलिए जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, जो शिक्षाएं आपके माँ बाप गुरुजन आपको दे रहे हैं, उसको आप अपने जीवन में लागू कीजिए और इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई पर विशेष फोकस रखें। इस समय आपका जो मुख्य टारगेट है वो आपके एग्जाम है कि आपने उनको सफलतापूर्वक आपको सफलता प्राप्त करनी है, उसको अच्छी तरह से आपको हैंडल करना है, अच्छी तरह से उसमें सफलता प्राप्त करनी है और अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों को स्कूल का नाम रोशन करना है। इन बातों का आप ध्यान रखिए और इन सभी बातों का आप अपने जीवन में अनुपालन करेंगे, उसका फॉलो करेंगे। थैंक यू। आज जो आपका चैप्टर है वो है जुडिशरी, जो न्यायपालिका के बारे में कल भी बताया था, लेकिन आज में मैं इसी के बारे में, इसी टॉपिक को लेकर चलते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन क्या होता है। तो कानून का शासन होता है, रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट लॉ इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम, कानून सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। कि इसका मतलब ये हुआ कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। नोबडी इज अबू द लॉ, मतलब कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून का शासन होगा। जो भी चाहे सरकार है, सिटीजन है, कोई भी व्यक्ति है, उसको कानून का पालन करना पड़ेगा। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर व्यक्ति कानून के सामने समान है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री या कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो या एक छोटा सा गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो, कानून के सामने सब समान है। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, जो कि भारत के अंदर लागू है। रूल ऑफ लॉ कानून का शासन है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो राइट्स दिए गए हैं उन्हीं को वो लागू कर सकता है, कानून से ऊपर वो नहीं जा सकता। इसका मतलब हमारे देश के अंदर रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है। अब जुडिशरी के बारे में बात करें तो कल भी बताया था कि जुडिशरी इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जुडिशरी। एंड द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का ये बहुत ही मजबूत एक स्तंभ है। डेमोक्रेसी पर
देखो डेमोक्रेसी किस पर बेस होती है? सबसे पहले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और फोर्थ जो पिलर होता है उसका हमारा प्रेस होता है। प्रेस की आजादी बहुत जरूरी है। इन 4 पिलर पर हमारी डेमोक्रेसी टिकी हुई है, जिससे आज तक हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी बनी हुई है। तो ये स्ट्रॉन्ग पिलर है डेमोक्रेसी के लिए। यदि न्यायपालिका नहीं होगी, यदि किसी देश के अंदर न्याय नहीं होगा, तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति को यहाँ न्याय मिलेगा कानून के अकॉर्डिंग। यदि उसने कोई गलत काम किया है तो उसको पनिश किया जाएगा। यहाँ कानून का शासन है, मतलब न्याय, हर व्यक्ति को यहाँ न्याय प्राप्त होगा। ये डेमोक्रेसी के अंदर, जब डेमोक्रेसी होती क्या है? सभी व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो, समानता प्राप्त हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो, वही डेमोक्रेसी कहलाती है। तो द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी, और जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या होता है? इज टू डिसाइड ऑल दोज डिस्प्यूट्स विच कम बिफोर इट। इसके सामने जितने भी विवाद आते हैं, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम, उन विवादों को सुलझाने का काम किसका है? न्यायपालिका का है, जुडिशरी का होता है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये बताएंगे कि हम बार बार आपको कहते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। कैसे, ऐसे कौन से प्रोविजंस है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंस है? उन्हीं कारकों के बारे में, उन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि जुडिशरी किस तरह से इंडिपेंडेंट है, किस तरह से स्वतंत्र है। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आपको सभी को पता है जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, भारत के राष्ट्रपति। किससे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जजेस का जो चीफ जस्टिस होता है उसको अपॉइंटमेंट का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन जो अदर जजेस होते हैं, विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस की एडवाइस के साथ जो अदर जजेस होते हैं उसको अपॉइंट करता है। दूसरे जो जज होते हैं, तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह पर ही दूसरे जजों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा हुआ? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसको हटाना बड़ा ही मुश्किल है। यदि उसके अंदर इनकैपेबिलिटी है या उसने कुछ मिसबिहेवियर किया है तो इसको हटाने की जो रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल होती है। दोनों हाउसेज के अंदर 2/3 मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी हम किसी जज को हटा सकते हैं। इसका मतलब है कि जज फियरलेसली अपना वर्क कर सकता है। दूसरा पॉइंट है गुड सैलरी। कि गुड सैलरी, अच्छा वेतन क्यों दिया जाता है? आपको पता है कि बहुत ज्यादा करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, और जजेस की गुड सैलरी क्यों दी जाती है? इसके महीने का वेतन लगभग 2.5 लाख से और 3 लाख के बीच में होता है। फिक्स 2,80,000 है उसका जजेस का जो वेतन है, जो चीफ जस्टिस का है। और उसकी गुड सैलरी क्यों दी जाती है? कि वो कोई ऐसा मिसकंडक्ट नहीं कर दे, मिसबिहेवियर नहीं कर दे, करप्शन नहीं कर दे, जिससे कोई भी न्याय के ऊपर कोई, यदि न्याय प्रभावित हो, इसके लिए कोई भी व्यक्ति इसके मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो फियरलेसली वो एकदम काम कर सके, इसलिए इसको अच्छा वेतन दिया जाता है। जब भी इसका कार्यकाल होता है, कार्यकाल के अंदर जितनी भी सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं, उनको डिडक्ट नहीं कर सकते। ये अधिकार दिया गया है इसको। जज को क्या अधिकार है जुडिशरी को? कि जितने भी जज होते हैं, चीफ जस्टिस या अदर जजेस है, उसके कार्यकाल के दौरान उसको किसी तरह की कोई सैलरी के अंदर, अलाउंसेस के अंदर डिडक्ट नहीं किया जाता। उसको एक अच्छा बंगला दिया जाता है, उसको बहुत अच्छा वेतन दिया जाता है, ताकि वो किसी तरह के करप्शन के अंदर शामिल न हो सके और अपना जो जज है, अपना जो कार्य है वो फेयरलेसली और फेयर कर सके। इसलिए उसको गुड सैलरी दी जाती है और रिटायरमेंट के बाद उसको अच्छी पेंशन भी दी जाती है, इसलिए दी जाती है ताकि वो गलत काम न कर सके। इसी तरह लॉन्ग एंड सिक्योर टेन्योर, उसका जो कार्यकाल होता है वो बहुत ही लंबा और सिक्योर, सुरक्षित होता है। आपको पता है जो रिटायरमेंट जो एज होती है चीफ जस्टिस की वो 65 ईयर्स है, और जो अदर जजेस होते हैं उनकी 62 ईयर्स है। जब तक 65 वर्ष का कार्यकाल उसका पूरा न हो, 65 वर्ष की उसकी आयु न हो, तब तक वो रिटायर नहीं होता है। तो ये सुनिश्चित करता है कि उसका कार्यकाल सिक्योर है जब तक वो 65 ईयर्स, चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं मैं, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर आप ध्यान रखिए उसकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 ईयर्स है। तो जब तक वो 65 ईयर्स का नहीं होगा तब तक वो रिटायर नहीं हो सका। इसका मतलब उसका जो टेन्योर है वो सिक्योर होता है, कोई भी उसको हटा नहीं सकता, रिमूव नहीं कर सकता। इसी तरह से लीगल क्वालिफिकेशंस, बहुत ही देखो, वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन सुनिश्चित की गई है। ये क्वालिफिकेशन क्या है
यदि चीफ जस्टिस के लिए क्या किया जाता है, उसने कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो उसने किसी हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य किया हो, या उसने 10 साल तक एक वकील के रूप में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वर्क किया हो, तो वो लीगल क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक हो, या ये तो हम पहले बता चुके हैं। लेकिन लीगल क्वालिफिकेशन क्या है, कम से कम एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स के अंदर उसने 5 साल तक प्रैक्टिस की हो, या कम से कम 10 साल तक उसने एडवोकेट या वकील का काम किया हो, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट रह सका हो, उसने प्रैक्टिस की हो। पावर्स के बारे में ध्यान दीजिए, पावर सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर्स है। यदि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवहेलना करता है तो कोर्ट उसको उस व्यक्ति को सजा दे सकता है। कोई भी व्यक्ति कोर्ट के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, गवर्नमेंट उसको इंटरफेयर नहीं कर सकती। जजेस के पास बहुत ज्यादा पावर हमारे देश के अंदर दी गई है। पावर्स के बारे में बताया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यदि कोई कोर्ट की अवहेलना करता है, उसके मामले के अंदर कोई इंटरफेयर करता है, कोई उसको प्रभावित करने का काम करता है, उस पर इफेक्ट डालने का प्रभाव करता है, या कोई काम करता है, तो जज उसको, उस व्यक्ति को या उस सरकार जो भी अधिकारी है उसको सजा दे सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, वो किसी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम नहीं करता है। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है तो वो फियरलेसली और फेयर काम करता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता। उसको पता होता है कि एक बार जब वो अपॉइंटमेंट हो जाए तो उसको हटाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसको हटाने के लिए। एक रेजोल्यूशन पास होता है इम्पीचमेंट मोशन के, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। और तो तभी हटा सकते हैं यदि उसने संविधान की अवहेलना की हो, या कोई ऐसा उसके अंदर इनकैपेबिलिटी, उसमें असक्षमता हो, वो कार्य नहीं कर सकता हो, तभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, और ये भी प्रावधान किया गया है जब वो रिटायरमेंट हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वो कहीं भी कोई अपना कार्य प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ना तो वो वकालत कर सकता है। ये क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इससे क्या होगा, जो उसकी गरिमा है, पद की जो गरिमा उसको ठेस पहुंचती है, इसलिए इसको अच्छी सैलरी और अच्छी पेंशन दी जाती है ताकि वो वृद्ध अवस्था के अंदर उसका अच्छी तरह से गुजारा हो सके, वो किसी तरह गलत कार्य में न जाए। आज का हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूं। थैंक यू।